स्थिति की बात करें तो मैंने बताया बंगाल पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले सत्ता स्थापित की। कारण उसका क्या था? धनी प्रांत था, चुनौती देने वाला कोई था नहीं सामने। उन्होंने अधिकार करने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र भी था और आसानी से इस पर नियंत्रण किया जा सके, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा लूटा जा सके। वो प्रांत कौन सा था? बंगाल। अब बंगाल पर देखें तो बंगाल पर औरंगजेब के समय से एक व्यक्ति को सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां। और ये मुर्शिद कुली खां औरंगजेब ने एक सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और 1717 आते आते इसने बंगाल को औरंगजेब से स्वतंत्र कर लिया अलग से, कि इसमें जो मुग़ल बादशाह है उनका कोई अधिकार नहीं है। और राजधानी भी बदल दी, ढाका से कहाँ पहुँचा दी? मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद में शासन कौन कर रहा है? मुर्शिद कुली खां। 1717 से लेकर 1727 तक। 1727 में इसका दामाद क्या नाम है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन शासक बनेगा 1727 से 1739 तक। इसके बाद शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज, सरफराज शासक बना। और जैसे ही सरफराज शासक बना, जो अलीवर्दी खां हैं, ये सूबेदार या सैनिक किसका था? शुजाउद्दीन का। और इसने अलीवर्दी खां ने हत्या किसकी कर दी? सरफराज की। गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या कर दी। और बंगाल का अब नवाब कौन बन गया? अलीवर्दी खां। ये जो अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, इसके लड़का कोई नहीं है, 3 लड़कियां हैं। जो लड़कियां हैं, एक की शादी पटना में, एक की शादी पूर्णिया में और एक की शादी ढाका में। तीनों के विवाह कर दिए। इनमें जो अमीना बेगम है, इसका लड़का क्या नाम है? सिराजुद्दौला। ये शासक बना। कब बना है? 1756 में और 1757 तक रहेगा। ये जो अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना जो मधुमक्खियों से की है, इसी ने ये बात कही थी कि जो अंग्रेज़ हैं वो मधुमक्खियों के समान हैं, इन्हें छेड़ोगे काट खाएंगी और नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी। ये बात अलीवर्दी खां ने किससे कही है? सिराजुद्दौला से, कि बेटा इनके चक्कर में मत पड़ना। जैसे ना घर वाले कहते हैं कि बेटा ऐसे चक्कर में मत पड़ना ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम्हें बेई चक्कर चाहिए। बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं और जैसे ही मालूम पड़ा कोई आ रहा है तो बस पढ़ने लगे। हाँ, जरूरी थोड़ी है मोबाइल जो चला रहे हैं वो सब देख रहे हैं, वो सब पढ़ ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने घंटों से लगे पड़े हैं और जब घर वाले आए तो एक वीडियो चला ले के पढ़ रहे हैं। तो इसमें तुम घर वालों को पागल नहीं बना रहे हो। और वहाँ ऐसी लगती है कितना बड़ा काम हमने कर लिया। अब देखो, ये सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बनेगा 1756 में, ये जून 1756 को कासिम बाजार पर नियंत्रण कर लेगा। और उधर कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी है अंग्रेज़ों ने। और कलकत्ता की किलाबंदी अंग्रेज़ों ने शुरू की। ये बात बुरी लगेगी किसको? सिराजुद्दौला को, कि मेरे बिना पूछे इन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया, बाउंड्री करना शुरू कर दी। मैं यहाँ का शासक हूँ, राजा हूँ, कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए। जो सिराजुद्दौला है ये खबर भिजवाएगा, सूचना भिजवाएगा कि ये किलेबंदी ना की जाए, इसको रोक दिया जाए। अंग्रेज नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे तो अपनी आर्मी लेके, फोर्स लेके सिराजुद्दौला जाता है, कलकत्ता को जीतेगा। 16 जून 1756 को कलकत्ता जीता।
और कलकत्ता जीतने के बाद वहाँ से कुछ जो अंग्रेज सैनिक हैं जिनकी संख्या 146 बताई जाती है उनको बंदी बना के लाएगा और एक 14/18 की कोठरी में बंद कर देगा। जून के महीने में ये काल कोठरी की घटना कब की है? 20 जून 1756। अब जून के महीने में गर्मी का हाल देखिए, और उसमें भी जो कोठरी 18 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी हो उसमें 156 व्यक्ति भर दिए जाएं तो गर्मी में क्या हालत होगी। जिसमें से कहा जाता है 123 मर जाते हैं, 23 बच जाते हैं, और इनमें जो बचे उनमें बचने वाला कौन है? एक J.Z. हॉलवेल। इसने अपनी पुस्तक ए लाइव द वंडर, इसमें ये लिखा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई, जबकि इस घटना के साबित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि ये जो काल कोठरी की घटना है ये मनगढ़ंत घटना थी। सिराजुद्दौला को नीचा दिखाने के लिए, सिराजुद्दौला को ये बताने के लिए ये मानव नहीं है, ये बताने के लिए कि इसके अंदर कोई दिल नहीं है, कि मानवता इससे बहुत दूर है, एक समाज में गलत संदेश देने के लिए ऐसी जो घटना है इसका वर्णन J.Z. हॉलवेल करता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही मैंने कहा सिराजुद्दौला शासक बना, इसकी जो दूसरी तीसरी मौसी हैं उन्हें तो बुरा लगेगा कि मेरा लड़का बनना चाहिए, और उधर अलीवर्दी खान ने किसको बना दिया शासक? सिराजुद्दौला। अब इसकी मौसी है वो विरोध में है, मौसेरा भाई है वो विरोध में है, इधर जो व्यापार कर रहे हैं जगत सेठ है, अमीर चंद है, ये भी सब इसके विरोध में जाते हैं। होगा ये उसी समय क्लाइव को बुलाया जाता है, और क्लाइव इस समय कहाँ होता है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत से क्लाइव को कहाँ बुला लिया? बंगाल। क्या भाई साहब तुम्हारी यहाँ बहुत ज़रूरत है, तुम्हारे बिना काम चल नहीं रहा, जैसे तुमने डुप्ली को पराजित किया, जैसे तुमने कर्नाटक युद्धों को जिताया, एक पारी हमारे बंगाल में आके खेल जाओ। इस सिराजुद्दौला ने बहुत दुखी कर रखा है, इसने बहुत अंग्रेज़ों को मारा है, और अब दक्षिण भारत से बंगाल के लिए कौन रवाना होता है? क्लाइव। और क्लाइव आते ही आते इस काल कोठरी वाली घटना का जिम्मेदार किसको ठहरा देगा? सिराजुद्दौला को। एक समाज में गलत संदेश जाएगा। उधर इसने जो कासिम बाजार जीता है उस कासिम बाजार पर नियंत्रण क्लाइव करेगा, हुगली पर नियंत्रण क्लाइव करेगा, और इधर जो कलकत्ता को जीत के सिराजुद्दौला आया था 16 जून 1756 को, वहाँ जब ये लौटता है जीतकर, तो अपने एक सैनिक को, एक सेनापति को जिसका नाम क्या है? मानिकचंद, उसको वहाँ उसकी रखवाली के लिए छोड़ के आता है। अब जो क्लाइव आएगा, क्लाइव कलकत्ते को भी आके जीत लेगा, और कैसे जीत लेगा? जो मानिकचंद है उससे पैसा देगा, दलाली देगा, और अपनी तरफ मिला लेगा। अब देखो इसके बाद जब ये इसके अपने लोग, जिनमें बात करें शौकत जंग, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, इधर हुगली चला गया, कासिम बाजार चला गया, कलकत्ता चला गया, ऐसे में मजबूर होकर 9 फरवरी 1756 को 57 को संधि करनी पड़ेगी। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि में पहली शर्त तो यही होगी कि कलकत्ता किले की किलाबंदी हम करेंगे। कौन करेगा? क्लाइव करेगा, अंग्रेज करेंगे। दूसरी शर्त ये होगी कि हम अपने सिक्के ढाल सकेंगे, और तीसरी शर्त क्या थी? हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पे फ्री व्यापार करेंगे। अब देखो क्लाइव का दिल इतनी बातों से नहीं भर रहा है। क्लाइव को क्या चाहिए? शासन चाहिए, सत्ता चाहिए।
अब क्लाइव क्या करेगा कि जिसके जो अपने लोग हैं उनको पैसा देके अपनी तरफ मिला लिया। इधर जो मीर जाफ़र है इससे कहा शासक बनेगा, इसने कहा कि हाँ बनवाओ साहब, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। तुमसे कोई कहे कि मुख्यमंत्री बनोगे क्या, तो तुम तो भाई साहब ये कहोगे मैं ज़िंदगी भर तेरी गुलामी करूं, एक बार बनवा तो दे। वही हिसाब मीर जाफ़र का है, क्या बनवाओ बाबूजी, हम तो तैयार हैं। क्लाइव ने कहा कि अपनी रणनीति बनाई कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना है, और कहाँ करना है, प्लासी के युद्ध में। अब ये जो प्लासी का युद्ध हो रहा है, ये प्लासी बिहार में जगह का नाम है, और ये किस नदी के किनारे हो रहा है, भागीरथी नदी के किनारे। अब भाई साहब भागीरथी नदी कौन सी है, समस्या ये तो कोई भागीरथी नदी नहीं है, ये गंगा है। अरे गंगा का ही नाम है, कोई भागीरथी अलग से नहीं आई है। तो किताबों में नाम भागीरथी मिलता है, आपको भागीरथी पढ़ना है। भागीरथी नदी के किनारे हुआ, और कहाँ हुआ, एक आम के बगीचे में। कहाँ हो रहा है, आम के बगीचे में हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हो रहा है। और ये सिराजुद्दौला है, इन भाई साहब के पास 50,000 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं, 50,000। और इनके भाई साहब के पास कितने, 10,000 सैनिक हैं। 10,000 भी नहीं है, और कम है, 3500 के करीब हैं, 3,000 के करीब हैं। इनके पास 3500 के लगभग सैनिक हैं, और इनके पास सेना कितनी है, 50,000। अब देखो एक 50,000 की सेना वाला व्यक्ति 3-4 हज़ार की सेना के सामने कैसे हारेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये युद्ध है नहीं, ये एक समझौता हुआ है, युद्ध ये कुछ घंटों का हुआ है, बाकी युद्ध विद्ध कुछ नहीं हुआ है। अब देखो जैसे ही ये 3,000 सैनिक सामने खड़े होंगे, और इधर कितने खड़े होंगे, 50,000। इधर ये जो मीर जाफ़र है कहाँ गया, देशद्रोही। देशद्रोही कहें या विभीषण कहें, ये भाई साहब सिराजुद्दौला को अब ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है कि देखो भाई साहब, इनके पास आधुनिक तकनीकी है, आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक बंदूकें हैं, और घर के पास पुराने ज़माने की तलवारें हैं, और उन पे भी जंग लगी हुई है, ठीक से काट भी नहीं सकती। इसको समझा रहा है। और कुल मिला के मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के दिमाग में एक बात बिठा देता है कि इस युद्ध को जीतना संभव नहीं है, आप भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। ऐसा करते हैं कि आप महाराज यहाँ से चले जाओ। एक सैनिक ज्ञान दे रहा है शासक को कि महाराज आप चले जाओ, यहाँ आप मत रुको, अगर आप जिंदा रहोगे तो फिर से सेना तैयार करेंगे और फिर से अटैक करेंगे। ये युद्ध जीतना हमें ज़रूरी नहीं है, आपका जिंदा रहना ज़रूरी है। बात समझ में आई। हाँ। अब देखो, अब ये बात इसके दिमाग में भी चल रही है कि हो सकता है ये मीर जाफ़र सही कहता हो। इधर भाई साहब मीर जाफ़र ने अपनी फील्डिंग सेट कर रखी है, और ये यहाँ से चल दिया सिराजुद्दौला कहाँ के लिए, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। राजधानी कहाँ है इसकी, मुर्शिदाबाद। और पीछे से इसने अपने पुत्र को भेज दिया मीरान को, और मीरान से कहा कि चूकना मत, क्या करना है तुझे, हत्या करनी है। बात समझ में आई। अब इस युद्ध को कौन जीत गया। कहा जाता है कि ये जो
विरोधी लोग हैं, ये सब धोखेबाज हैं। और यहाँ पे धोखा किसने नहीं दिया? मीर मर्दान और मोहनलाल ने। ये मीर जाफ़र ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि पूरा साम्राज्य छिनवा दिया और हत्या किसकी करवा दी? अरे बात समझ में आई? प्लासी का युद्ध कैसे जीता गया? अब देखो, युद्ध हो गया, यहाँ पे इतने ये लोग हैं ना, सब दो दो कौड़ी में बिक गए। और ये जो अपना जो भारत है ना, इस भारत में ऐसी भिखमंगों की बहुत बड़ी फौज है जिन्हें भाई साहब एक एक पौआ दे दो, कुछ भी करवाओ, इन्हें अच्छी वाली की भी ज़रूरत नहीं है। एक क्वार्टर आप दे दीजिए और एक क्वार्टर के चक्कर में ये अपना जो मुख्य साथी है ना, उसका साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे साथ चल देंगे। यही हो रहा है भारत के इतिहास में। आगे देखते हैं। अब देखो, शासक कौन बना? मीर कासिम। मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र। शासक कौन बना? मीर जाफ़र। और ये कब से कब तक रहेगा? 1757 से 1760 तक। और जैसे ही ये शासक बनेगा तो ये क्या क्या देगा? इसने दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब कुछ जागीरें दे दी। और जागीरें कौन कौन सी दे दी? 24 परगने। किसको दिए? 24 परगनों की जागीर दे दी। चौबीस परगनों की जागीर दे दी। और क्या दिया? 2 लाख कितने? नमस्ते। उपहार के रूप में दिए। और क्या दिया? 50 लाख रुपए का सैनिक हर्जाना दिया। हर्जाने के रूप में दिए। किसको देना है ये? कंपनी को। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? अच्छा, एक बात और, जैसे ही ये रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीतेगा, बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। नोट कर लेना इस पॉइंट को, बहुत बार पूछा गया है। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। केवल गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन होगा बंगाल का? वारेन हेस्टिंग। अरे बात क्लियर हो गई? और देखो, इन भाई साहब ने और क्या क्या कारनामे किए। इन्होंने जो मुग़ल बादशाह है
मुगल बादशाह से उमरा नामक उपाधि क्लाइव को दिलवाई। उमरा नामक उपाधि किसको दिलवा दी? क्लाइव को। किससे? मुगल बादशाह से। और क्या कर रहा है ये? देखो, क्लाइव का गीदड़ या गधा, हाँ, मीर जाफर को कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ या गधा किसको कहा जाता है? मीर जाफर को। ये मीर जाफर किसके हाथ की कठपुतली है? अब क्लाइव के। अब क्लाइव जो कहेगा वो मीर जाफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसे राजा बनवाने का, नवाब बनवाने का काम किसका है? क्लाइव का। क्लाइव की हाथ की कठपुतली रहेगा ये। क्लाइव जो कहेगा। अब यहाँ पे पैसा इसने दिया, जागीरें दे दी, टैक्स कम मात्रा में वसूल होगा, लेकिन अंग्रेज़ों के खर्चे वही अंग्रेज़ों वाले, और खर्चे ऐसे कि ये जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, जिससे पैसे की ज़रूरत हुई वो किसके पास पहुंच गए? मीर जाफ़र के पास। कि चलो भाई साहब पैसे दो। क्या करना है? कि सिगरेट पीनी है। पैसे दो। क्या करना है? कि तम्बाकू खानी है। कुछ ऐसे आते कि भाई साहब पौवे को रुपया दो, दारू मंगानी है। अब भाई साहब का पूरा खजाना 1760 तक खाली हो जाएगा। एक कौड़ी मीर जाफ़र की जेब में नहीं बचेगी, और उधर अंग्रेज कह रहे हैं कि चल पैसा दे। 1760 आते आते मीर जाफ़र ने पैसा देने को मना कर दिया, और जैसे ही पैसा देने को मीर जाफ़र ने मना किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, क्लाइव, ये बोले कि एक बात बता, हमने तुझे नवाब क्यों बनवाया? गद्दी पे क्यों बैठा है? और नवाब बनना है तो पैसा निकाल। अब पैसा कहाँ से निकालें? पैसा जेब में ही नहीं है। अब होगा क्या? अंग्रेजों ने इससे कहा, इस गद्दी पे बैठने का तेरा कोई हक नहीं है, तू इस गद्दी से नीचे उतर, और ऐसा कर कि हम तुम्हें 15,000 रुपये वार्षिक देते हैं, और यहाँ से जा कलकत्ता में जाके रहे। 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन किसको दे दी? मीर जाफ़र को। और कहाँ बिठाल दिया? कलकत्ता में। और बंगाल पर नया शासक, वही क्लाइव ने कहा कि बताओ अब राजा कौन बनेगा? तो एक नया व्यक्ति तैयार हो गया, मीर कासिम। अब मीर कासिम को देख लो, ठीक है, ये तो अब नीचे उतार ही दिया जाएगा। ये अंग्रेजों के किस काम की, जब पैसे नहीं दे रहे तो। आगे देखो, 1760 से 63, यहाँ पे बंगाल का नवाब कौन बना? बंगाल का नवाब। अब एक बात बताओ, बंगाल का नवाब यहाँ जो बन रहा है उसका नाम क्या है? मीर कासिम। अब अगर जो अपना मीर जाफ़र बना है उसने कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों के लिए की हैं, तो मीर जाफ़र ने 2,35,000 40,000 रुपये दे दिए, 50 लाख सेना का हर्जाना दे दिया, 24 परगनों की जागीर दे दी। तो अब ये मीर कासिम बन रहा है। ये शासक तो जब भी बनेगा जब कुछ देगा अंग्रेज़ों को। तो इसने भाई साहब गद्दी पर बैठते ही क्या दिया? बताओ।
कंपनी को चटगांव, मिदनापुर और हाँ वर्धमान, ठीक है। कंपनी को क्या क्या दे दिया? चटगांव दे दिया, मिदनापुर दे दिया, वर्धमान दे दिया कि जाओ इनसे आप टैक्स वसूलो और मौज लो। और क्या दिया भाई साहब ने? इन्होंने 50 लाख रुपए और दे दिए कि जो ऊपर के खर्चे हैं ना वो आप इनसे पूरा कर लो, छोटे मोटे खर्चे, और बाकी आप ये 3 जगह दे दी, यहाँ से आप टैक्स वसूलो और मौज लो। क्या है? अब देखो ये जो मीर कासिम है, ये सबसे योग्य शासक है, सबसे योग्य व कुशल शासक पूछा जाए तो कौन है? मीर कासिम। और मीर कासिम भाई साहब सद्दाम हुसैन निकले, ये साधारण आदमी नहीं था। और सद्दाम हुसैन क्या निकले? इन्होंने अंग्रेज़ों को टक्कर देने की भी सोच ली। और इनका जो ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से ये कहाँ ले गए? मुंगेर। मुंगेर राजधानी स्थानांतरित कर दी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ये राजधानी मुर्शिदाबाद में इनको क्या दिक्कत है, मुंगेर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि अंग्रेज कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में। अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता से लगा हुआ कौन था? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में अंग्रेज टहलते घूमते घामते आ जाते और चल पैसा निकाल। अब इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से दूरी बनानी सही है। ये कहाँ पहुँच गए कि अब रोज़ रोज़ तो नहीं आएंगे, आएंगे तो प्लान से आएंगे। इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ बना दी? अंग्रेज़ों को पता चला कि ये जो मीर कासिम है ये तो बहुत ख़राब आदमी है, कि अब तो छुट्टी लेके या टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। इसने कहा मीर कासिम से कि भाई साहब तुम मुंगेर राजधानी क्यों ले आए? अरे क्या बाबूजी कुछ नहीं, वहाँ का मौसम सही नहीं था, हमारा पेट खराब हो जाता, तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए हम राजधानी यहाँ ले आए। अंग्रेजों ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब राजधानी ले आए सो ले आए। इन्होंने और क्या किया, इसी मुंगेर में एक कारखाना खोल दिया। और ये कारखाना किसका था भाई साहब? तोप, बारूद, गोला बनाने का। ये कारखाना कहाँ भाई साहब ने खोल दिया? क्योंकि इन्हें पता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई होगी, निश्चित रूप से होगी, तो कम से कम अपनी सेना को मजबूत करें। और यही व्यक्ति है जिसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर गठित किया है। यूरोपीय पद्धति पर गठित किया। आगे क्या कहानी है? मुंगेर राजधानी पहुंच गई और राजधानी में एक कारखाना खुल गया जिसमें बंदूकें बन रही हैं, तोपें बन रही हैं, गोला बन रहे हैं। अब ये इतनी चीज़ें बन तो रही हैं, लेकिन ये क्या काम करने लगे? ये गोला बारूद है ये बेचने भी लगे। ये तोप, गोला बारूद ये बेचने का काम इस टाइम केवल अंग्रेज ही कर सकते थे। और इधर ये बनाकर बेचना किसने शुरू कर दिया? क्योंकि इसे पता है सेना मजबूत करनी है तो क्या चाहिए भाई साहब? पैसा। और पैसा है नहीं, अंग्रेजों ने ले लिया। अब एक आर्मीनिया का एक व्यक्ति आएगा और वो सौदा किसकी करेगा?
गोला बारूद खरीदने आएगा। अब ये बात अंग्रेज़ों को पता लगेगी कि इन्होंने तो मुंगेर में जाके पूरा गेम खेल दिया। उन्हें पता लगा कि इसने तो एक कारखाना लगा लिया जिसमें बंदूकें बन रही हैं, तोपें बन रही हैं, गोला बन रहे हैं। अंग्रेज़ों ने पूछा कि भाई साहब ये किस लिए? अब कैसे कहते हैं तुम्हारे लिए हैं, ऐसे थोड़ी कह देंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, कुछ हमें क्रैकर वगैरह बनाने हैं, उसके लिए ये काम शुरू किया है। तो अंग्रेज़ों ने कहा तुम्हें क्रैकर चाहिए तो तुम हमसे ले लेते, हमसे ख़रीद लेते, तुम्हें इसकी कारखाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आगे क्या होगा कि जो आर्मीनिया का शासक यहाँ खरीदने आ रहा है गोला बारूद, ये बेचना प्रतिबंधित था, केवल अंग्रेज बेच सकते थे। और इसी समय इस कारखाने पर छापा पड़ेगा। और छापा कौन डालेगा? एक अंग्रेज सैनिक होगा एलिस नाम का। एलिस नाम के अंग्रेज सैनिक ने छापा डाल दिया कारखाने पर। अब इधर जो मीर कासिम है, इससे बड़ी टेंशन। एक बात बताओ, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसके घर पे अगर एक कांस्टेबल छापा डाल दे तो उसे तो डूबने को जगह नहीं बचे। ये बात मीर कासिम को बहुत बुरी लगी कि एक साधारण सा सिपाही छापा डालने मेरे घर आ गया और मैं यहाँ का नवाब हूँ। इसने क्या किया कि जो एलिस नाम का सैनिक आया, सिपाही आया, उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी। इस समय जो गवर्नर जनरल होगा वो बेंसी टार्ट होगा। क्लाइव इस समय 1760 में जा चुका है। कहाँ? इंग्लैंड। क्लाइव 2 बार आया है। एक तो शुरू में ही आ गया, जो कर्नाटक युद्ध को जिताया है, प्लासी के युद्ध को जिताया है। अब 60 में जाएगा, फिर 5 साल बाद 65 में फिर आएगा, जिसमें कौन सी संधि होगी? इलाहाबाद की संधि। इधर क्या हुआ? ये जो भाई साहब हैं मुंगेर में रह रहे हैं, कारखाना बन रहा है। इन्होंने जैसे ही अंग्रेज नामक अधिकारी को, एलिस को मारा, अब इन्हें पता है कि आक्रमण होगा, ये कंपनी के लोग, अंग्रेज लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये यहाँ से भाई साहब मुंगेर से भाग निकले। और ये कहाँ पहुँचेंगे? अब अवध पहुँचते हैं। अवध का सीन देख लो। अवध में क्या हो रहा है? ये कब भाग गए? 1763 में। कब भाग गए? 1763 में। और ये भागकर कहाँ पहुँच गए? अवध। और अवध में 1764 में एक युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इसमें क्या है इसको भी देख लो। कब हुआ है? नमस्ते। 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। किस किस के बीच? अवध के नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और एक भाग के कौन आ गए? मीर कासिम। इधर कौन है? हेक्टर मुनरो। इस समय गवर्नर कौन है यहाँ का? बेंसी टार्ट। गवर्नर कौन है?
बैंसी टाट। ये गवर्नर कहाँ का है? बंगाल का। बंगाल का गवर्नर। दोबारा लिख दे रहा हूँ। गवर्नर बैंसी टाट। देखो ये कांड करके आए हैं कहाँ से, और ये किसके पास आए हैं? अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब के पास। और अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। ये रात के समय पहुंचेंगे और इधर रात के समय ये दोनों शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भाई साहब पार्टी में बिजी हैं। मुजरा चल रहा है, रंग रलियां मना रहे हैं, डीजे बज रहा है, गाने सुन रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है मीर कासिम भागता भागता पहुंचेगा। कहाँ पहुंच जाएगा? अवध। ये दोनों भाई साहब बोतल लगा रहे हैं, पी रहे हैं। और इधर ये जो लोग हैं शाह आलम, ये कहाँ से आया है? दिल्ली से। और अवध का क्षेत्र कौन सा है? लखनऊ वाला। दिल्ली से कहाँ आ गए? लखनऊ। ये लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, वो किस नाम से जाना जाता है? अवध के नाम से। लखनऊ के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अवध के नाम से। अवध लखनऊ के जो पास का क्षेत्र है इसको अवध कहा जाता था। हाँ, तो हैं तो नवाब। देखो कहने को ये नवाब हैं, कोई नहीं पूछता। कहने को ये मुग़ल बादशाह हैं, कोई नहीं पूछता। कहने को ये बंगाल के नवाब हैं, भागे भागे घूम रहे हैं। कह तो रहा हूँ मैं। हाँ, इधर भाई साहब मुग़ल बादशाह ये दिल्ली से आ गए और ये टेंशन में हैं। टेंशन में क्योंकि जो टैक्स है वो अंग्रेज वसूल लेते हैं। ऊपर से भाई साहब दुनिया के टैक्स अंग्रेजों ने इनके ऊपर लगा रखे हैं। अब ये जो लोग हैं दोनों लोग बैठे बैठे पी रहे हैं और इधर कौन आ जाता है? मीर कासिम। हाँ, बरसात के मौसम में घर से निकल आया। कौन सा गाना है? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया और बोतल भी साथ लाया। इधर ये आए तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, इससे कहा शुजाउद्दौला से कि भैया अंग्रेज़ों ने हमें बहुत मारा है, अपनी जान बचा के भाग के आए हैं। ये अंग्रेज 7 समुंदर पार हमारी मातृभूमि हमारा देश यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, घर के सेना बनाओ अपनी अपनी। इन्होंने कहा चलो आप सेना बनाओ। अब ये जो बैठे हैं इनसे कहा कि भैया आप कुछ मदद करोगे? इनने कही हाँ, कुछ सैनिक हमारे पास हैं, इन अंग्रेज़ों से हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये रॉयल स्टेज की जगह पौआ पीना पड़ रहा है, इतने दुखी हैं इनसे कि हम भी लड़ेंगे। और ये तीनों लोग एक समझौता करते हैं और युद्ध किससे करते हैं? हेक्टर मुंडो से। अब देखो ये जो हेक्टर मुंडो है, सेना ज़्यादा नहीं है लेकिन टेक्निक अच्छी है। इनके पास आधुनिक बंदूकें हैं और इनके पास अकबर के टाइम की जंग लगी हुई तलवारें। और ये लोग तलवार लेके अल्लाहू अकबर करते भागते हैं और उधर से अंग्रेज पिस्टल निकालते हैं और थोड़ी देर उछलते हैं अल्लाहू अकबर कह के। उसके बाद उधर से कि आजा बेटा आजा, और नज़दीक आ,
जहाँ तक पिस्टल की रेंज है वहाँ तक तो आ कि इतनी दूर से ही अल्लाहू अकबर करेगा, और जैसे ही नज़दीक आएंगे ये पिस्टल निकालते हैं और काम खत्म। होगा ये कि इस युद्ध को कौन जीतता है? हेक्टर मुनरो। और इन तीनों की संयुक्त सेना पराजित हो जाएगी। अब पराजित हो जाएगी, अब यहीं पर जैसे ये पराजित हुए, मुनरो ने भाई साहब पकड़ लिया कि बताओ अब क्या करें। तो अब क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। देखो खत्म कर रहा हूं इसको। इलाहाबाद की संधि, कितनी संधियां हुई हैं? दो। एक 12 अगस्त 1700, कब? 65। कब हो रही हैं? 1765। और दूसरी 16 अगस्त 1765। ये इलाहाबाद की संधि किसके बीच हो रही है? इसको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही ये युद्ध जीतेगा तो यहाँ पे जो संधि कराने के लिए फिर से याद किया जाएगा किसको? क्लाइव को। और क्लाइव से बंगाल से बुलाया गया। बक्सर का युद्ध कब हो रहा है? 64 में। और जैसे ये युद्ध जीतेंगे इस संधि के लिए किसको बुलाया जाएगा? क्लाइव को। ये संधि किसके बीच हो रही है? क्लाइव के बीच। अब देखो क्लाइव से एक संधि कब हुई? 12 अगस्त को। और एक संधि कब हुई? 16 अगस्त को। ये 12 अगस्त की जो संधि है ये क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच। शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो प्रथम संधि हुई है वो कब हुई है? 12 अगस्त को। किस किस के बीच हुई है? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इस संधि में क्या हुआ? पहली बात तो रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से कहा कि भाई साहब आपको हम कुछ क्षेत्र दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं पेंशन के रूप में वार्षिक, और इसके बाद तुम इधर मुंह मत दिखाना, दिल्ली में जाके बैठना। यानी प्रथम मुगल बादशाह जिसको अंग्रेजों ने पेंशनर बना दिया, क्या नाम है? शाह आलम द्वितीय। और इस शाह आलम द्वितीय को कितने रुपए दिए? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में। किसको दे दिए? मुगल बादशाह को। दूसरा काम क्या किया इन्होंने? जो अवध का नवाब है उसके कुछ क्षेत्र बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये किसका हो गया? अंग्रेजों का। यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा किसके अधिकार में होगा? अंग्रेजों के अधिकार में होगा। तीसरी बात कौन सी है? हाँ, ये इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है। इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र, ये किसके अधिकार में होते हैं? अवध के नवाब के। और अवध के नवाब से छीनकर किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को। अवध के नवाब से छीनकर, नवाब से छीनकर मुगल बादशाह को दे दिए। मुगल बादशाह को दिए। देखो इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त को हो रही है और एक
16 अगस्त को हो रही है। 12 अगस्त को जो संधि हुई है वो किसके बीच हुई है? मुग़ल बादशाह के बीच हुई है। और मुग़ल बादशाह से कहा कि देखो, हम आपसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये 3 क्षेत्र लेते हैं और इन 3 क्षेत्रों के बदले में आपको हम 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। आपको कोई मतलब नहीं है हम कितना टैक्स लेते हैं, कितना वसूलते हैं। कहाँ भेज दिया? दिल्ली। और इन्हें क्या किया कि इसके बदले में ये इलाहाबाद का जो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वो किसको दे दिया? मुग़ल बादशाह को। ये किसके अधिकार में था? अवध के नवाब से। अब जो दूसरी संधि है, दूसरी संधि ये कब हुई है? 16 अगस्त 1765। किस किस के बीच? एक तरफ तो किलाइब और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। इस संधि में क्या हुआ? जो चुनार का किला है वो कौन ले लेगा? अंग्रेज। चुनार का किला कौन लेगा? अंग्रेज। इस क्लाइव ने कहा कि हमारी सेना तुम्हारी तीनों की संयुक्त सेना से लड़ने आई, इसमें हमारे कुछ गोला, बंदूकें, गोलियां चली और हमारा कुछ नुकसान हुआ, वो नुकसान आप दो। 50 लाख रुपए हर जाने के रूप में लेगा। ये सैनिक हरजाना है। इसके बाद इसके जो 2 क्षेत्र बचेंगे, गाजीपुर और वाराणसी, इसके 2 क्षेत्र गाजीपुर प्लस वाराणसी, ये शुजाउद्दौला से या अवध के नवाब से छीनकर किसको दे दिए जाएंगे? छीनकर बलवंत को दिए। छीनकर किसको दे दिए? बलवंत को। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा मजे किनके आए? अंग्रेजों के। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा घाटा किसको रहा? अवध के नवाब को। देखो अवध के नवाब से क्या क्या गया। इधर जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। अवध का जो क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा वाला है वो किसको दे दिया? मुग़ल बादशाह को। अब देखो इलाहाबाद और कड़ा चला गया। इधर बात करें चुनार का किला अंग्रेजों के अधिकार में चला गया, जो अवध के अंडर में था। गाजीपुर, वाराणसी जो अवध के अंडर में था वो किसने ले लिया? बलवंत को दे दिया। इधर अगर यहाँ पे कुछ क्षेत्र लिया है बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला, तो इसके बदले कुछ पैसे मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक के रूप में दे दिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मट्टी किसकी कट गई? अवध की। और मज़े तो ले ही रहे हैं, तुम्हें दिख ही रहे हैं। अंग्रेजों ने मज़े लिए तो अपनी ऐसी हालत हो गई, अब कोई और मज़े लेने लगे तो कैसी हालत होगी। चलो ठीक है, कल से आप ये जो गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, इनको पढ़ के आना, इनको करेंगे।